चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। आज शनिवार को बालाकोट हवाई हमले के 3 साल पूरे हो गए हैं। बालाकोट हवाई हमले की तीसरी बरसी पर पीएम मोदी सहित तमाम नेताओं ने जवानों को सलाम किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भारतीय वायुसेना की असाधारण वीरता को सलाम किया है और कहा है कि इन जवानों को हमेशा गर्व के साथ याद किया जाएगा। सीएम योगी ने ट्विटर पर कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक की तीसरी वर्षगांठ पर भारतीय वायुसेना की असाधारण वीरता को सलाम। हमारे जवानों की ये वीरता दुश्मन की धरती पर रहने वाले आतंकियों के सीने पर वह अमिट प्रहार है जिसे हमेशा गर्व के साथ याद किया जाएगा। बता दें कि 14 फरवरी को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने दक्षिण कश्मीर में पुलवामा के पास जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया, जिसमें 40 सीआरपीएफ कर्मियों की मौत हो गई। कुछ दिनों बाद आईएएफ ने पाकिस्तान के बालाकोट में एक जेईएम शिविर पर हवाई हमला किया। एयर इंडिया के एक विमान ने रूस के आक्रमण के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट के लिए शनिवार सुबह मुंबई हवाई अड्डे से उड़ान भरी। विमान ने तड़के करीब 3:40 पर मुंबई हवाई अड्डे से उड़ान भरी। उन्होंने बताया कि जो भी भारतीय नागरिक सड़क मार्ग से यूक्रेन रोमानिया सीमा पर पहुंच गए हैं, उन्हें भारत सरकार के अधिकारी बुकारेस्ट ले जाएंगे ताकि उन्हें एयर इंडिया की उड़ानों के जरिए स्वदेश लाया जा सके। एयर इंडिया यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए बुकारेस्ट और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के लिए शनिवार को और उड़ानें संचालित करेंगी। बृहस्पतिवार को यूक्रेन के अधिकारियों ने यात्री विमानों के परिचालन के लिए अपने देश का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था, इसलिए भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए ये उड़ानें बुखारेस्ट और बुडापेस्ट से परिचालित की जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर हमले को लेकर प्रस्ताव पर भारत ने वोटिंग दूरी बनाई रखी, जबकि 11 देशों ने इस पर अपना समर्थन जताया है। भारत के अलावा वोटिंग से अलग रहने वालों में चीन और संयुक्त अरब अमीरात का नाम भी शामिल है। रूस ने इस प्रस्ताव पर अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के खिलाफ रूस सैन्य कार्रवाई को लेकर यूएनएससी में आपातकालीन सत्र आयोजित हुआ। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत यूक्रेन में जारी घटनाओं से काफी परेशान है और तत्काल हिंसा रोकने की अपील करता है। प्रस्ताव से दूरी बनाए को लेकर भारत ने कई कारण भी गिनाए हैं, जिसमें उन्होंने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की। वहीं रूस की तरफ से वीटो शक्ति का इस्तेमाल किए जाने के बाद यूएन में अमेरिका की राजदूत ग्रीनफील्ड ने कहा कि सुरक्षा परिषद के लापरवाह गैर जिम्मेदाराना स्थायी सदस्य के अपने पड़ोसी पर हमला करने के लिए अपनी शक्तियों के गलत इस्तेमाल करने और यूएन और हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को पलटने के बावजूद हम यूक्रेन और उसके लोगों के पीछे एकजुट खड़े हैं। अमेरिका ने यूक्रेन पर हमले के लिए जिम्मेदार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस की सुरक्षा परिषद के 3 सदस्यों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और प्रथम उप रक्षा मंत्री और रूस की सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव पर अमेरिकी ट्रेजरी विमान ने आर्थिक प्रतिबंधों को लगाया है। यूएस के ट्रेजरी विभाग ने पहले ही रूस की सुरक्षा परिषद के 11 सदस्यों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका का कहना है कि वह यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए रूस पर गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों को लगाना जारी रखेगा। इसके लिए हर स्तर पर अपने भागीदारों और सहयोगियों के साथ लगातार कूटनीतिक उपायों का उपयोग अमेरिका करेगा, जिसका रूस पर गहरा असर महसूस हो। पुतिन के खिलाफ आने वाले समय में अमेरिका और कड़े कदम भी उठा सकता है। जब से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा है, तब से यहां आतंकियों का सफाया करने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान आयातित इन आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान इससे हताश हो गया है और अब आतंकियों की मदद करने के लिए उसने ड्रोन से गोला बारूद भेजना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि कल पाकिस्तानी ड्रोन से ग्रेनेड, आईईडी, पिस्टल और विस्फोटक गए। इसके अलावा लिक्विड भी भेजा गया, जिसका इस्तेमाल बम बनाने में होता है। इस तरह का केमिकल पहली बार ड्रोन से भेजा गया है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि हम इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि इस केमिकल का क्या क्या इस्तेमाल होता है और यह हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। कल ही ड्रोन से केमिकल की खेप को जम्मू कश्मीर में भेजा गया था, जिसे सीज कर लिया गया है। दिलबाग सिंह ने बताया कि इतना करने के बावजूद हम पाकिस्तान को इस मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले में जिला सत्र न्यायाधीश रूपेंद्रजीत चहल की अदालत में गिरफ्तार पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे भूपेंद्र सिंह हनी को कल फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। इस बीच अदालत ने हनी की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। जिक्रयोग है कि ईडी की छापेमारी में भूपेंद्र सिंह हनी और उसके साथियों के घर से करोड़ों रुपए और कीमती सामान बरामद किया गया था।
भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 28 फरवरी के आसपास दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों के दौरान बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। वहीं पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में यह स्थिति अगले 3 दिन बनी रह सकती है, जिसके चलते कई राज्यों में आज शनिवार को बारिश हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके अलावा आज पंजाब में भी बारिश का दौर जारी है। विभाग ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान पृथक से छिटपुट बारिश की संभावनाएं हैं। पंजाब और उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों में पृथक मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान में भी बिजली और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 11,499 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 255 मरीजों की मौत हो गई और 23,598 मरीज स्वस्थ हो गए। नए आंकड़ों को मिलाकर देश में कोरोना से संक्रमित हुए लोगों की संख्या अब 4,29,05,840 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक 5,13,481 मरीज जान गंवा चुके हैं। फिलहाल देश में 1,21,881 मरीजों का इलाज जारी है। भारतीय रेल उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहा है। रेलवे ने कोहरे के कारण बंद की गई कई यात्री ट्रेनों का परिचालन दोबारा से शुरू करने का फैसला किया है। इससे बिहार, वाराणसी, हरिद्वार, देहरादून आदि की यात्रा काफी आसान हो जाएगी। भारतीय रेल ने कोहरे के कारण सेवा से हटाए गए यात्री ट्रेनों का परिचालन 1 मार्च से दोबारा शुरू करने की घोषणा की है। ये ट्रेनें अगले महीने से एक बार फिर से पटरियों पर दौड़ती दिखेंगी। इन ट्रेनों का संशोधित टाइम टेबल जारी नहीं किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि ये ट्रेनें पूर्व के समय पर ही चलेंगी और इन ट्रेनों की सेवा दोबारा शुरू होने से हरिद्वार, देहरादून, वाराणसी, छपरा आदि की यात्रा आसान हो जाएगी। इससे यात्रियों को भी काफी सहूलियत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट